रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए अभी तक मैं 10 सेट प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ भाषा और सामान्य अध्ययन के लिए। जो लोग भी बीपीएससी की परीक्षा देने वाले हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जो लोग भी 1, 2 दे चुके हैं, 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं, या फिर जो लोग भी आपका ये स्टेट की परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये सामान्य रूप से उपयोगी होने वाला है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए। और इसमें ये विषय है राज्य व्यवस्था, यानी आपका राजनीति विज्ञान से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उसका ये वन लाइनर सब मैं लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसे आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें मैं इसके अलावा अतिरिक्त में बताने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे। आइए शुरू करता हूँ। देखिए आप जैसे पढ़ रहे हैं, संप्रभुता राज्य की पूर्णता, यह कथन किसका है? ये पूछ देगा आपसे कि संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह कथन किसका है? तो जीन बोधा का है। और ये जीन बोधा कहाँ के विद्वान थे? ये फ्रांसीसी थे। संप्रभुता शब्द का सबसे पहला प्रयोग इन्होंने ही किया था। तो कौन सी बुक में इन्होंने किया था? देखिए यहाँ पे बुक का नाम है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में उन्होंने संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पूछ देगा कि सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किस बुक में किया गया है? तो 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक। यह चाहे पूछ देगा 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक किसकी लिखी हुई किताब है? तो जीन बोधा की। तो ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संप्रभुता प्रभु सत्ता का तात्पर्य है कि राज्य अथवा सरकार के पास अपने भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए, उसे संप्रभुता कहते हैं। ना आंतरिक ना बाह्य रूप से किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो, वो स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन ले सके, उसे संप्रभुता कहते हैं, या उसे संप्रभु राज्य कहते हैं। इसलिए बिहार के किसी भी राज्य को राज्य न कह के प्रांत कहा जाता है। और ये आप पढ़े होंगे, पूछा भी जाता है कि बिहार एक राज्य नहीं है कैसे, या राज्य होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? तो उसमें संप्रभुता होनी जरूरी होती है, जो कि किसी भी प्रांत के पास अपनी संप्रभुता नहीं है, लेकिन देश के पास, जैसे कि भारत एक राज्य है, इसके पास अपनी संप्रभुता है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए था कि जीन बोधा ने ही संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में प्रयोग किया था। आइए अगला है कि बिलोबी के अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ये आप महत्वपूर्ण है, पूछ देगा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है, यह कथन किसका है? तो बिलोबी का है। लास्की का के अनुसार है कि राजनीति शास्त्र के लिए अस्थायी हित की बात होगी यदि संप्रभुता के सिद्धांत को सदा के लिए त्याग दिया जाए। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्य के लिए 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जो कि मैं अभी बताया हूँ। 4 तत्व कौन कौन होने चाहिए? भूभाग, जनसंख्या, सरकार एवं संप्रभुता। तो भूभाग, जनसंख्या और सरकार हर राज्य के पास है, यानी जिसे हम प्रांत कहते हैं, प्रांत के पास है, लेकिन संप्रभुता प्रांत के पास नहीं होता है, इसलिए उसे राज्य कहना उचित न होकर के प्रांत कहना ज्यादा उचित होगा। अगला देखिए, पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों के 3 स्तरों का प्रावधान है। पूछ देगा कि पंचायतों के त्रिस्तरीय प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 243 के अंतर्गत है। कुछ राज्यों में 4 स्तर भी हैं। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होती है तो वहां पंचायतों के 3 स्तर कार्य करते हैं। 20 लाख से अधिक, जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम, उन राज्यों में 2 स्तरीय पंचायत राज्य होते हैं। ये सब महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की संरचना इस प्रकार होगी। किस प्रकार? देखिए यहाँ पे ग्राम स्तर पर संरचना, ग्राम पंचायत प्रधान, जिसके प्रधान कौन होंगे? मुखिया होंगे, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा ये चुने जाते हैं। जैसे कि जो लोग वहां वोटर होंगे वही उनका चुनाव करेंगे, किनका? मुखिया का। उसके बाद प्रखंड स्तर पे जो होता है उसे क्षेत्र पंचायत कहते हैं, जिनका प्रमुख होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन इस बार से प्रत्यक्ष रूप से बिहार में शुरू कर दिया गया है। जिला स्तर पर जिला पंचायत परिषद होता है, जिला परिषद होता है, जिसका अध्यक्ष या चेयरमैन होते हैं। अप्रत्यक्ष जिला परिषदों के सदस्यों द्वारा, लेकिन जो अध्यक्ष होंगे वो, लेकिन बाकी इनका भी इलेक्शन होता है। अगला देखिए यहाँ पर ये 3 स्तर है, कौन कौन? ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। अगला देखिए कि राजमन्नार समिति रिपोर्ट, ये कई बार पूछ चुका है। राजमन्नार समिति रिपोर्ट का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। पूछ देगा कि केंद्र राज्य संबंधों से इनमें से कौन सा समिति है? तो राजमन्नार समिति है। अगला 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया गया था। अगला है कि इस समिति के 2 कौन? राजमन्नार समिति। इस समिति के अन्य 2 एल मुदालियार तथा टीवी चंद्र रेड्डी थे। इस समिति ने 1971 अपनी प्रतिवेदन सौंपी, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख सिफारिशें की गई थी। इनका राजमन्नार समिति का कब उसका प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट
सौंपा गया था। तो 1971 ईस्वी में कौन कौन सी 3 बातें महत्वपूर्ण थी इनमें, तो देखिए ये इसमें थी कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को सौंपी जानी चाहिए। अवशिष्ट शक्तियां पहले तो आपको जानना होगा। अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं जो ना केंद्र के अंतर्गत आता है ना राज्य के अंतर्गत आता है, एक कोई अलग जो बच जाता है उसको अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो इनका मानना था कि जो अवशिष्ट शक्तियां वो किसी न किसी राज्य के अंतर्गत आता है, तो ये कौन वो शक्तियां राज्य को सौंप देनी चाहिए, राज्य उस पर कानून बना सकते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए और अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 के तहत गठन किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद किसके अनुच्छेद के तहत, 263 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356, 357 तथा 365 को समाप्त किया जाना चाहिए। इसकी भी उन्होंने सिफारिश की, कौन, राजमन्नार समिति ने, कि 356, 357 और 365 को समाप्त किया जाना चाहिए। पॉल एपलेबी समिति का संबंध भारत में लोक प्रशासन की भूमिका से था। पूछेगा पॉल एपलेबी समिति का संबंध किससे था, पॉल एपलेबी समिति का संबंध भारत में लोक प्रशासन की भूमिका से था। अगला है कि संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन करना, शक्तियों का बंटवारा करना, यही राज्य संघीय सरकार की महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। अगला कि संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या होती है, ये पूछ देता है, कई बार पूछा कि इनमें से कौन संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान देना कि कौन कौन है। देखिए संविधान की सर्वोच्चता, वो तब वो संघात्मक शासन कहलाएगा। लिखित संविधान होनी चाहिए, संघ राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए, सर्वोच्च लिखित संविधान होनी चाहिए और साथ ही साथ स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए। भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से अपनाया गया। पूछ देता है ये कि भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली किस देश के संविधान से अपनाया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में, देखिए यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान में गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि संघीय प्रणाली कनाडा से और गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र सरकार के बीचों में सूचियों का, शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा रखा गया है। अगला देखिए क्या कर रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि गैर संघीय लक्षण है। क्योंकि जहाँ पे संघीय सरकार होती है वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं होता है, दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका के अगर चले जाते हैं तो अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे अमेरिका की एक नागरिकता होती है और बाकी वहाँ पे 50 राज्य है, तो जो जिस राज्य के होते हैं उस राज्य का भी उन्हें नागरिकता लेनी होती है। तो वो संघ सरकार का उदाहरण माना जाता है या संघीय सरकार। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करा, गैर संघीय उदाहरण माना जाए, इसलिए भारत को न तो पूर्ण रूप से संघीय शासन व्यवस्था माना जाता है, यहाँ पे अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। लेकिन बहुत सारा चीज जो है कि संघीय सरकार से मिलता जुलता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला देखिए कल्याणकारी, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य मूलतः उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। किसका किसका, उदारवाद और समाजवाद का। कौन, कल्याणकारी राज्य। अगला देखिए कह रहा है कि राज्य प्रशासन जो लोग के कल्याण पर आधारित हो उसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। कहते हैं कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, तो वैसे प्रशासन जो लोक कल्याण पर आधारित हो, यानी लोगों के कल्याण से संबंधित हो। अगला है कि देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवाद और समाजवाद के मध्य समन्वय स्थापित करता है। किन किन के बीच, व्यक्तिवाद और समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करता है। अगला देखिए कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन ब्रिटेन के वाइब्रिज रिपोर्ट ने किया था। कौन सा रिपोर्ट, वाइब्रिज रिपोर्ट। कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का समर्थन ब्रिटेन के वाइब्रिज रिपोर्ट ने किया था। आप पिछला एग्जाम अगर देखेंगे तो मिलेगा आपको कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से यानी लोक प्रशासन से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप एग्जाम देते हैं। ये आपको सामान्य अध्ययन में भी पूछा जा सकता है इनमें से 1-2 क्वेश्चन, इसलिए आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो इसे जरूर एक बार देख लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला है कि कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत उदारवादी संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कितने भाग में आता है, संविधान के भाग 4 में राज्य के, ये पूछ देगा आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 4 में है। अगला कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, कार्ल मार्क्स को। एग्जाम में ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपके सब्सक्राइब कर देने और लाइक करने से बहुत कुछ आपका नहीं जाता है, लेकिन हमें जरूर प्राप्त होगा और वो प्राप्त होगा प्रोत्साहन के रूप में
और आपके स्नेह और प्रेम के रूप में, इसलिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कमेंट जरूर करेंगे ताकि मुझे भी बल मिले अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के। आइए अगला देखिए, कह रहा है कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। पूर्ण तरह से न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, ये भी पूछ देता है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया से महाभियोग लगाकर भारत हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 61 में किया गया है। आपका लाइक सब्सक्राइब करने से हमें संबल प्राप्त होता है, इसलिए प्लीज जरूर लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अगर चैनल पर नए हैं तो। अगर जो आपके इष्ट मित्र जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी शेयर जरूर कर देंगे। अगला देखिए, कह रहा है कि महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महाभियोग का प्रस्ताव किसमें लाया जा सकता है। तो एक में रहेगा संसद में, संसद के ऊपरी सदन में, निचली सदन में, या फिर लोकसभा में, राज्यसभा में, या दोनों में से किसी में, या इनमें से कोई नहीं। तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। जिस सदन में पहले यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 100 सदस्य हैं, इसको 4 से भाग दे दीजिए, यानी कम से कम 25 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, तब जाकर के आप उस सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आप महाभियोग ला सकते हैं। कब? जब 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देंगे जो महाभियोग लाया गया है जिनके खिलाफ। अगला है, महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए कि आप पर महाभियोग लाया जा रहा है, इसकी सूचना, यानी अगर आप 14 तारीख को आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो 1 तारीख को उनको यह हर हाल में सूचित कर देना होगा। कम से कम 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। पूछ देगा कि कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को महाभियोग के प्रस्ताव लाने की सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पूर्व। और कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, तो 1/4। यदि प्रस्ताव पहले सदन से पारित होकर दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो दूसरा सदन पहले सदन द्वारा लाए गए आरोपों की जांच अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में करता है। राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने कानूनी प्रतिनिधि के जरिए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में सफाई देने का अवसर प्राप्त होता है। किसमें? दूसरे सदन में। जैसे मान लीजिए अगर लोकसभा में आपको राष्ट्रपति पर लगा महाभियोग का आरोप और वहां से पास हो गया, पास होकर के चला गया फिर राज्यसभा में, तो उनको राज्यसभा में जाकर के अपनी बात रखनी होगी, या फिर जो उनका कानूनी प्रतिनिधि होगा उनके द्वारा उन पर लगे हुए आरोप को ये बताना होगा कि हम निराधार है, या फिर आपको सफाई देनी होगी। किसमें? दूसरे में, पहले में नहीं, जिसमें प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें नहीं, बल्कि दूसरे सदन में। अगला है कि महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति से, अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान से ही महाभियोग की प्रक्रिया अपनाया गया। याद रखें, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। अनुच्छेद 245-246 शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख मिलता है। अगला है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद संपूर्ण देश के लिए अथवा किसी भाग के लिए तथा विधानमंडल राज्य के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। किसके तहत? 245 के तहत। अनुच्छेद 246 के तहत संसद संघ सूची एवं समवर्ती राज्य के विषयों पर तथा राज्य विधानमंडल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब देखिए 3 तरह की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है। वैसे विषय जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती है कानून, उसको कहते हैं समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा, शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया। यह भी पूछ देता है कभी कभी कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अतिरिक्त विषयों हेतु अवशिष्ट विधायी शक्तियां अनुच्छेद 248 के तहत केंद्रीय विधायिका के अधीन है। विशिष्ट अवशिष्ट शक्तियां किसके अधीन है, तो केंद्रीय विधायिका के अधीन है। बाकी आपको अगले वीडियो में इसके आगे मैं बताऊंगा। इसके अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।